फर्स्ट ये जो हम लोगों ने बाकी रखा था एक्चुअल में पहले हम लोग कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस टाइम में ये क्वेश्चन आ चुका है। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। तो आप एफ ऑफ एक्स को ax5 प्लस 6 ax6 प्लस bx5 प्लस cx4 प्लस dx क्यूब प्लस ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x6 इज यूनिटी। तो मतलब आपको a1 दे के रखा है। एक्सट्रीमा एट -1 and 1, आपको पता है कि एक्सट्रीमा पे फर्स्ट डेरिवेशन 0 होता है। पूरा कंसेप्ट आप लोग जानते हो। तो f dash -1 is equal to 0 and f dash 1 is, और सिंपल डिट्टो यही मेथड पहले आ चुकी है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड करने से लिमिट मिलती है, तो आप मान लोगे कि ये चीजें तो कैंसिल ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये चीजें रहेगी तो डिवाइड बाय एक्स क्यूब, तो डिवाइड बाय एक्स या तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर या तो डिवाइड बाय एक्स क्यूब बनेगा, और एक्स अप्रोचेस 0 चल रहा है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि आपका ई, एफ और जी ये तीनों भी क्या हो गए? 0 हो गए। क्लियर? तो यहाँ यस यहां से आपको एफ ऑफ एक्स अल्टीमेट मिला x6 प्लस bx5 प्लस cx4 प्लस dx क्यूब, और उसको x क्यूब से जब हम डिवाइड किए और उसके बाद x के बदले 0 रखे तो लिमिट 1 आई, तो मतलब कि d अपने को 1 मिल गया है। क्लियर सी बात है? तो अब मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से बना है। क्लियर? पता चला ना? इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करने से एक्स क्यूब कट जाएगा, फिर जितने में एक्स दिखेगा उसको 0 रखूंगा लिमिट वाले में, तो अपने को ये 0 ये 0 ये 0 मिल जाएगा, तो डी अल्टीमेट 1 मिल जाएगा। क्लियर? पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, मतलब तब शायद से क्यूबिक या फोर्थ पावर था, इसमें 6 पावर है, बस इतना ही फर्क है। क्लियर? अब एफ डैश एक्स की यस सर एफ डैश एक्स की है, तो हमें 6x5 प्लस 5bx4 प्लस 4c(x³ प्लस 3x² मिला। अब अपने को दो डिफरेंशिएशन दिए, -1 पे 0 है, मतलब -6 प्लस 5b माइनस 4c प्लस 3 ये 0 है, तो यहाँ से अपने को 5b माइनस 4c इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। वैसे ही 1 के लिए देखेंगे तो 6 प्लस 5b प्लस 4c प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अपने को 5b प्लस 4c माइनस 9 मिल जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 5 10b अपने को -6 मिल जाएगा। क्लियर है ना? इन शॉर्ट 5b अपने को -3 मिल जाएगा, और जैसे ही 5b अपने को -3 मिला तो 4c अपने को -6 मिल जाएगा, तो b अपना -3/5 हो गया और c अपना -3/2 हो गया। तो अपना फंक्शन रेडी हो गया है। अपना फंक्शन है, कहाँ गया था फंक्शन? ये रहा, x6 प्लस b का मतलब -3/5 -3/5 x5 प्लस c, तो c अपना था -3/2, तो -3/2 x4 प्लस x3, ये फंक्शन हो गया f ऑफ x। अपने को पूछा क्या है? f ऑफ 2 into 5, तो f ऑफ 2 रख लो, तो x के बदले 2 रखोगे, 2⁻6 मतलब 64 माइनस 2⁻5 मतलब 32, 32 3 96 अपन 5, 2⁻4 मतलब 16/2, तो 8 3 24 और 2⁻3 मतलब 8। यहाँ पे डिवाइड बाय अपना 5 कर लेंगे, तो 64 में से 24 चला गया तो 40 into 5 तो 200, 8 into 5 240, या तो 48 into 5 तो 240, 240 में से 96 जाए, 240 में से 100 जाए तो 144, यहाँ पे 144, ये अपने को f ऑफ 2 मिला। तो अपने को 5 into f ऑफ 2 पूछा है, तो 144 अपना आंसर आना चाहिए था। क्लियर? समझ में आया भाई? और रिपीट ही है, मतलब कि पूरा डिट्टो ये मेथड पहले क्यूबिक या फोर्थ टाइम में कर चुके थे। सेकंड वाला ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं कि भाई जितने क्रिटिकल
होते हैं नॉन रिपीटिंग क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट रिपीट कर जाए वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। अपने को तो नॉट डिफरेंशियल पूछा है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से अपने को -1/2 मिला है, यहाँ से अपने को -2 मिला है, और इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक -2 और एक 1 मिलेगा, तो -2 रिपीट हो गया, तो यहाँ पे बंदा डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है? -1/2 और 1 पे। तो अपने को कितने पॉइंट? तो 2 पॉइंट। क्लियर? क्लियर है? यस सर। कर चुके थे। यस। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। थर्ड वाला देखो, द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो साइन और कोसाइन का ग्राफ अपने को पता है कहाँ पे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले π/4 पे और थर्ड क्वाड्रेंट वाले π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 1/√2 1/√2 कहलाता है, और थर्ड पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो -1/√2 -1/√2 कहलाता है। क्लियर? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। And between two consecutive point of intersection, the two graph enclose the same area A, then A4। तो हमें ये भी पता है, जैसे कि देख लो, ये पता नहीं क्यों आईआईटी को ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट करेगा, और 19 में भी करेगा, 20 में भी करेगा, ये 21 का देख रहे हैं ना, तो इसमें भी किया है, मतलब तीनों ईयर में करेगा। पहले आप कोस का ग्राफ देखो, कोस 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0 और 2π पे 1। ये आपने कोस का ग्राफ प्लॉट किया। क्लियर? साइन को देखो, साइन 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे 1, 2π पे 0। ये आपने साइन का ग्राफ प्लॉट किया। क्लियर? अब हमें पता ही है कि काटेगा कहाँ पे। एक काट रहा था यहाँ पे जिसका नाम था π/4, एक काट रहा था यहाँ पे जिसका नाम था 3π/4। क्लियर है? थैंक यू सर। एक मिनट। चलो, थैंक यू। फोटो ने भूल ही गया तो। ओके, तो ये दोनों एक जगह काट रहे हैं π/4 पे, एक जगह काट रहे हैं 3π/4 पे। तो ये जो एरिया है ये कितना होगा? तो आपको है ना, ये इवन बोर्ड में अगर मैंने ये पढ़ाया होगा तो आपको जरूर बताया होगा कि अगर खाली साइन दे या खाली कोस दे तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, ये मैंने गुजकेट के लिए आपको ट्रिक दी है जहां पे मैंने पढ़ाई ये चैप्टर उसमें, ठीक है। कि अगर खाली साइन फंक्शन दे दे या खाली कोस फंक्शन दे दे और अपने को एरिया पूछे, तो जितने क्वाड्रेंट, जैसे कि 0 से 2π में साइन का एरिया कितना होगा? तो 4। 0 से 7π में कोस का एरिया कितना होगा? तो 6π में आपका 12 हो गया, तो 7π में और दो, तो यहाँ पे आएगा 14। ये आपको डायरेक्टली ट्रिक पता है। क्लियर? उसी में एक ये भी ट्रिक दी थी कि अगर साइन और कोस दोनों दे तो हाफ क्वाड्रेंट का एरिया होता है √2 - 1। क्लियर? अब इस ट्रिक को जेई के लिए, क्योंकि ये 19 से अब जेई के लिए भी ट्रिक बन गई है, हर पेपर में दिखा है, तो आपको इतना पता है। देखो कितना पता है, ये जो एरिया है ये हाफ क्वाड्रेंट है। 0 से π/4 मतलब हाफ क्वाड्रेंट हो गया। आपको साइन और कोस दोनों दिया है, तो ये आपका √2 - 1 होगा। वैसे ये हाफ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे 3π/4 नहीं, 5π/4 आता है। थर्ड क्वाड्रेंट का π/4 5π/4, 5π/4 से 3π/2, तो ये भी हाफ क्वाड्रेंट साइन कोस दोनों है, तो ये आपका √2 - 1 हो गया। और ये कितना होगा पता है? ये 2√2 होगा। कैसे गिनोगे आप लोग? तो π/4 से 5π/4 तक ऊपर चल रहा है साइन और नीचे चल रहा है कोस, उनका डिफरेंस। क्लियर? क्लियर है? ये आप गिन लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये -cos x -sin x रेन लग जाएगी आपको π/4 से 5π/4। जब आप 5π/4 रखोगे तो ये 1/√2 1/√2 2√2,
तो अल्टीमेट आपको √2 मिलेगा। 2/√2 मतलब √2 माइनस करके अगर आप π/4 रखोगे तो -1/√2 -1/√2 तो -2/√2 तो -√2। तो जो मैंने बोला कि ये कितना आएगा 2√2। फिर वापस अगर ये इंटरवल आएगा ना, कहां से 5π/4 से 9π/4 तक, तो वो वापस 2√2 होगा। फिर उसके बाद √2 - 1 आएगा, उसके बाद वापस 2√2 होगा। इस तरह से ये एरिया मतलब बनता जाता है, दिमाग में रखना है ये बात। क्लियर? क्लियर है? यस सर। हाफ क्वाड्रेंट का √2 - 1, फिर लंबे क्वाड्रेंट वाले का 2√2, फिर हाफ क्वाड्रेंट का √2 - 1, फिर लंबे क्वाड्रेंट वाले का 2√2। इस तरह से ये एरिया डेवलप होता जाता है। तो अपने को इस क्वेश्चन में अगर आपने ये थियरी पढ़ी होती तब तो आपको ये थोड़ा सा भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। अपने को क्या बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहला इंटरसेक्शन π/4, दूसरा इंटरसेक्शन 5π/4, इनके बीच का एरिया आपने देखा 2√2। ये इसको आप बोलो a, तो आपको a⁴ बोला है, तो a² आप बोलोगे कि सर 8 होगा, तो a⁴ आपका 64 होगा। क्लियर? यस सर। अब से अगर ये थियरी आएगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिट्टो इसी तरह से बन जाएगा। क्लियर है? Yes. Fourth one. For each n greater than or equal to 1, the length of the side of an equal to the length of diagonal of an plus 1. ये क्या चल रहा है? n या x से ज्यादा है, length of side of an equal to length of diagonal of an plus 1, मतलब quadrilateral की बात हो रही है ऐसा। If the length of a1 is 12 centimeter, then the smallest value of n for which area of an is less than 1. The length of side of an n equals the length of diagonal of an. अच्छा हाँ, ऊपर यहाँ पे ये लाइन नहीं पढ़ पा रहा था मैं। लेट a1 a2 a3 बी स्क्वेयर्स। अच्छा, स्क्वेयर्स की बात हो रही है, स्क्वेयर। ठीक है, ये a1 है, उसके बाद ये a2 है, स्क्वेयर है। मैं रेक्टेंगल की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अलग बात हो गई, लेकिन ये सब स्क्वेयर है। ये a3 है, ये a4 है। क्लियर? अब आपको क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ an इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an प्लस 1। तो ये साइड कितनी होगी? तो इसके जितनी होगी, सॉरी इसके जितनी होगी। a1 की साइड a2 की डायगोनल है, ठीक है। a2 की साइड a3 की डायगोनल है, ऐसी बात चल रही है ना? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ an इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an प्लस 1। हाँ सही है, सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ a1 इज 12 सेंटीमीटर, अब आपको ये 12 दिया, आपको ये 12 दिया है। सोचो अगर ये 12 हुआ तो अल्टीमेट ये आपका 12 हुआ। क्लियर सी बात है? अगर ये 12 हुआ, ये स्क्वायर है, तो x इन ये भी x, ये भी x, तो पाइथागोरस लगाओगे 2x² आपका 12 होगा, तो x² आपका 12/2, तो x आपका √12/√2 मिलेगा। क्लियर है ना? पाइथागोरस यही बोलते 12 का स्क्वायर, तो 144/2, 144/2। तो आप देखोगे तो कितना हुआ 72, √72 अल्टीमेट मिलेगा ये। क्लियर? तो अल्टीमेट ये आप इसको 12/√2 बोल देगा। ये 12, तो आपका ये 12, ये x, तो अल्टीमेट 2x² आपका 12 का स्क्वायर निकला, तो x आपका 12/√2 निकला। ठीक है, तो ये आपका 12/√2, तो अल्टीमेट ये आपका 12/√2 हो गया, तो ये आपका 12/2 निकलेगा। ये आपका 12/2, तो ये आपका 12/2 हो गया, तो ये आपका 12/2√2 निकलेगा। ऐसे जीपी फॉर्म होगी। क्लियर? यस। तो जो इसकी साइड्स है वो इन द फॉर्म ऑफ 12, फिर 12/√2, फिर 12/2, फिर 12/2√2, फिर 12/4, इस तरह से बनती जाएंगी। पक्का? अब
अपने को n की वैल्यू पूछी है, मतलब कौन से नंबर के स्क्वायर के लिए उसका एरिया लेस देन 1 होगा, उसका एरिया क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो देखो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यहाँ पे इसका 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 स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये भी तो क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है, एरिया भी तो क्या बना रहा है, जीपी बना रहा है। ओके सी बात। Yes, sir. तो इसकी nth टर्म क्या होगी, an मतलब nth वाला का एरिया वो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म इनटू r, तो r क्या हो रहा है, दिस डिवाइड बाय दिस, तो मतलब 1/2 हो रहा है r। क्लियर है ना, इसके नीचे आप इसको रखोगे 12 कट जाएगा तो 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 रेस टू n-1। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है n। Yes, sir. अब ये जो है Yes. ना, ये जो है ना, ये एक से छोटा होना चाहिए, बस आपको क्वेश्चन में ये चीज समझनी थी, ठीक है। तो आप यहां से सिंपल समझ सकते हो कि 1/2 छोटा होना चाहिए 1/144 से, तो अल्टीमेट 2n-1 बड़ा होना चाहिए 144 से। रेसिप्रोकल कर दिया ना मैंने, 12 का स्क्वायर 144, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n बड़ा होना चाहिए 288 से। तो 2 की पावर एक खोजो, 2 1 जा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर आएगा 512। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिनिमम n कितना होगा, 9। क्लियर, क्लियर है। Yes, sir. होगा। उसके बाद ये फिफ्थ वाला हम लोग गिन चुके थे, 7 आंसर आया था लास्ट सेशन में, मतलब कि जब भी लास्ट टाइम गिने थे उस टाइम इसके अंदर अपने को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, कौन सी, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू -1/2 x + y + z another bracket x - y whole square + y - z whole square + z - x whole square। ऐसे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग इसके अंदर अप्लाई किए थे, गिने थे, याद हो तो लास्ट टाइम। क्लियर, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 6 वाला भी शायद से गिन चुके थे हम लोग, थीटा को 90 मान के गिने थे, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 90, शॉर्ट में कंप्लीट हो गया था। क्लियर है। 7, the total number of numbers lying between 100 and 1000। 100 and 1000 का मतलब ये पढ़ाते टाइम ही बोला था कि ऐसे आपको बोलेंगे ये लोग 3 डिजिट नंबर that can be formed using the digit, ये बनना चाहिए 1 2 3 4 5 का यूज करके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और नंबर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5, और ये नंबर 3 या 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी की सबसे पहले 19 में इसका क्वेश्चन आया था, 11th की डिविजिबिलिटी की का, और तब से ये पैटर्न भी चालू हो गई है, मतलब एक आध सेट में आपको डिविजिबिलिटी की का पीएनसी वाला क्वेश्चन मिलेगा। याद करो मैंने 19 वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाते टाइम दिया था कि ये सोच के आना, तो वो भी जब करेंगे तब तो आ जाएगा, लेकिन राइट नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बताओ मेरे को ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं कि जो 1 2 3 4 5 का यूज करके ही बनते हैं, साथ साथ 3 से डिविजिबल होंगे या तो 5 से डिविजिबल होंगे। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने बना दिया है। देखो कैसे करेंगे हम, तो 3 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके अंदर से ऐसे 3 डिजिट खोजो कि जिसमें डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो, तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस डिजिट 1 2 3 ऐसा है कि इससे जितने भी नंबर बनेंगे वो 3 का मल्टीपल बनेगा। क्लियर, वैसे ही 4 3 7 2 9 2 3 4 इससे जितने बनेंगे वो भी 3 का मल्टीपल बनेगा। क्लियर, और Yes, sir. और 3 4 5 इससे जितने बनेंगे वो भी 3 का मल्टीपल बनेगा। और कोई नंबर वैसे ध्यान में नहीं आ रहे हैं कि जिससे अपने 3 का मल्टीपल बना सकें। पक्की बात है।
पक्की बात है? 135. 135, 3 1 4 5 9, 135। ओके, हाँ। और सोचो, और सोचो, और नहीं हो पाएगा पक्का? Yes, sir. ओके, अब Yes. हर एक से यहाँ पे 3 + 3 नंबर तो 6 नंबर बनने वाले हैं। क्लियर सी बात है? तो ऐसे 3 के मल्टीपल आपको टोटल 24 मिलेंगे। पक्का? पक्की बात? Yes, sir. ओके, अब 5 के मल्टीपल आपको खोजना है। 5 के मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? यूनिट प्लेस 5 ही होनी चाहिए भाई। तो इसमें से 5 को उठा के यहाँ पे रख देना पड़ेगा। 5 के मल्टीपल में या तो यूनिट प्लेस 0 होती है या तो 5 होती है, लेकिन आपको बस इतने का यूज करना है, तो आपको 5 उठा के यहाँ रख ही देना है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे बाकी के 4 में से कोई एक, बाकी के 3 में से कोई एक, तो वैसे बनेंगे 12। Yes. वैसे बनेंगे 12। क्लियर? 12. लेकिन इसमें कुछ ऐसे नंबर्स जरूर रिपीट हो गए हैं कि जो 3 के मल्टीपल में भी आते थे और 5 के मल्टीपल में भी आते थे। वैसे कौन से नंबर थे? तो यहाँ पे कुछ बनता होगा और यहाँ पे कुछ बनता होगा। यहाँ पे कौन सा वाला? यूनिट प्लस 5, यहाँ पे 2 में से कोई एक, यहाँ पे बाकी बचा एक। यहाँ पे यूनिट प्लस 5, यहाँ से 2 में से कोई एक, यहाँ पे एक। ऐसे 4 नंबर टोटल रिपीट हो गए थे। क्लियर? ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का। तो 24 और 12, 36 - 4, तो आपका आंसर 32 था। लॉजिक समझ में आया? हाँ तो बोल दो। हाँ sir. ओके, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन। धीरे धीरे ये अपने एंडिंग की ओर जा रहा है। 8 क्या बोला है? तो A दिया है, B दिया है, C दिया है, 3 गिवन वेक्टर R बार इज अ वेक्टर सच दैट। अरे ये तो शायद से हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक वाली मेथड है। R बार क्रॉस A बार इज इक्वल टू C बार क्रॉस A बार। तो भाई तू इधर आ जा। तो दोनों को पहले A बार क्रॉस R बार माइनस A बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ से A बार क्रॉस कॉमन, तो R बार माइनस C बार। ओल्ड टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चन थे, तब भी बोला था कि IIT ही है। R बार माइनस C बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम A बार। सो आप R बार को C बार प्लस लैम्बडा टाइम A बार बोल सकते हो। पक्का? अब R बार डॉट B बार 0 है, तो आप यहाँ पे R बार डॉट B बार लगाओगे तो अल्टीमेट आपका C बार डॉट B बार प्लस लैम्बडा टाइम A बार डॉट B बार, ये आपको 0 मिलेगा। क्लियर? Yes. तो आपको यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मिल जाने वाली है। यहाँ पे आपके पास जो चीजें है वो लिख देता हूं। A बार है आपके पास 1 2 -1, B बार है आपके पास 1 -1 0, और C बार है आपके पास 1 -1 -1। वेक्टर तो वैसे भी अपने लिए तो मस्त चीज होती है। तो B बार डॉट C बार की है, तो 1 + 1 + 0, तो मतलब ये भाई 2 हो गए। A बार डॉट B बार की है, तो 1 - 2 + 1, तो ये क्या करना था? कहाँ गए? A बार डॉट B बार। अच्छा, इन दोनों का पहले B बार डॉट C बार किए थे, तो 1 + 1 2, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करनी। ओके, तो 1 - 2, तो मतलब -1 हो गया, तो 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू अपने को 2 मिल गई है। क्लियर? तो R बार अपना देखने जाओगे तो C बार प्लस 2A बार, तो ये 2 + 1, तो मतलब 3। फिर C बार प्लस 2A बार चल रहा है ना यहाँ पे, तो -1 + 4, तो 3। पहला भी 3, दूसरा भी 3, तीसरा तो -1 - 2, तो -3, ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे C बार Yes, sir. तो 2 + 1 3, 4 - 1 3, -2 -1 -3। ओके, अब अपने को पूछा क्या है? R बार डॉट A बार, तो ये अपना R बार हो गया। A बार ये रहा, करो डॉट प्रोडक्ट, तो पहला 3, दूसरा 6 9, तीसरा 3 12, तो अपना आंसर था 12। क्लियर? क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके। Yes.
नाइन्थ तो सदियों से पढ़ते आते हैं और ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा कोई पेपर नहीं कि जिसमें ये मेथड ना आई हो। मतलब लेटेस्ट के सारे पेपर्स में ये मेथड आपको जरूर दिखेगी। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो बड़े को भाई 0 होना पड़ेगा। तो k1 2 यहाँ पे 3 -1 -2 -2 -2 -4 भाई इसको होना पड़ेगा 0। तो ये 4 -4 ये तो 0 ही हो जाता है, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया ना। 4 -4 तो फिर तो क्या आएगा ही नहीं, तो छोटे को भी 0 होना पड़ेगा इनफाइनाइट। D1 D2 गिनना पड़ेगा। हाँ तो मतलब D1 D2 D3 को भी 0 होना पड़ेगा, तो मैंने D3 ले लिया, मतलब थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया। अब देखो तो -3 + 4 तो इंसर्ट किया, अब मिल गया, चलो सही है। 9 + 4 13, तो यहाँ पे -13, यहाँ पे -6 -2 तो -8, तो k की वैल्यू आपको 21 मिलेगी। क्लियर है? यस सर। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, वैसे देखो कोई ऐसा नहीं था कि डाई हार्ड टफ क्वेश्चन थे या तो टफेस्ट क्वेश्चन थे, वैसा कुछ नहीं था। सारे क्वेश्चन बने एकदम कूल रह के बने। क्लियर है? 10th वाला देख रहे हैं। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। अच्छा, लाइन इज कोनिक, अच्छा ये कोनिक है, उस एसेंट्रिसिटी, अच्छा तो कोनिक्स का इक्वेशन बताना है। अगर सर्कल दिखेगा तो 0 लिखना है, पैराबोला दिखेगा तो 1 लिखना है। उसके अलावा कुछ दिखता है, जैसे हाइपरबोला दिख जाता है तो आपको ग्रेटर देन 1 लिखना है, और हाइपरबोला दिखता है तो ग्रेटर देन 1 लिखना है, और इलिप्स दिखता है तो लेस देन 1 लिखना है। अब अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, ठीक है, तो ये तो क्या है कि हम लोग पढ़े हैं, सर्कल को ये लोग कॉनिक्स में मानते नहीं है, और ग्रेटर देन 1 में क्या लिखे या लेस देन 1 में क्या लिखे वो पता नहीं है। तो अगर खाली तुक्का लगाना होता तो मैं 1 लिख के आता, जिस तरह से क्वेश्चन बना है उस तरह से। नो डाउट पहली बार ही सोल्व कर रहा हूं, अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो पता नहीं है, लेकिन देख लेना कि एटलीस्ट 95% में श्योर हूं कि इसका आंसर 1 आएगा। सोल्व करते हैं तो पता चलेगा। अपने को इसका लोकस चाहिए, तो भाई इसका लोकस का क्या मतलब हुआ, अपने को k को एलिमिनेट करना है, पक्की सी बात। अल्टीमेट k को गुम करना है। अगर k गुम कर दूंगा तो मेरा काम हो जाने वाला है, राइट, क्योंकि x और y में ही तो लोकस आता है, तो अपने को k को दूर करना है। तो k कैसे दूर हो रहा है, मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है कि k के बदले मैं √3x - y/4√3 लिख दिया करूं तो शायद से काम हो जाएगा। पक्का? तो देख लो, ये √3x के साथ k, तो √3x - y/4√3 प्लस अगेन y into √3x - y/4√3 इज इक्वल टू 4√3, ऐसा देके रखा है अपने को। क्लियर? मैंने यहां से k को अकेला किया और उसको इसके अंदर रखा। डन? तो अब मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करता हूं, तो √3x into √3x मतलब 3x² माइनस √3xy, डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस √3xy माइनस y² इज इक्वल टू 16 3 48। क्लियर? तो √3xy कट गए। यहाँ पे मैंने देखा ना भाई ना गिनवाया, 3x² भाई मेरा एजम्पशन रोंग गया। ओके, ऐसा इक्वेशन मिला, तो अल्टीमेट x² / 16 माइनस y² / 48 इज इक्वल टू 1। भाई हाइपरबोला आया है, एसेंट्रिसिटी गिनवाई है तो, बाकी मैंने सोचा कि तो 1 लिख देगा, लेकिन नहीं भाई गिनवा रहे हैं। तो ये x वाला हाइपरबोला है, तो b² इज इक्वल टू s² स्क्वायर माइनस 1, ऐसी फॉर्मूला चलती थी। तो 16 3 तो 3 + 1, तो स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, तो ई आपको 2 मिलेगा, तो आपका 182 आंसर था। क्लियर? क्लियर है? यस सर। तो इसके साथ ये पेपर यहाँ पे वैसे भी देखो तो 30 मिनट में, आज वाले ये जो इंटीजर टाइप थे ना ये इजी थे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करवाए नहीं, और 30 मिनट में हम लोगों ने कौन सा छोड़ा, पहला गिन लिया था, दूसरा गिन लिया था, तीसरा, चौथा, पांचवा एक छोड़ा, छठा छोड़ा, लेकिन वो दोनों चाहते तो हम गिन लेते तो हो जाता, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट सेशन में वो लोग गिन चुके थे। क्लियर है? रिज्वाइन कर लो तो इसका नेक्स्ट पेपर भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
ओके Okay, reason the- Yes.